देश निकाला। ईश्वर सच्चाई देखता है मगर सही वक्त का इंतजार करता है। काफी समय पहले व्लादिमीर के शहर में एक युवा व्यापारी रहता था। उसका नाम एक्सिनोफ था और उसके पास एक मकान तथा दो दुकानें हुआ करती थी। एक्सिनोफ का रंग लाल था और बाल घुंघराले थे। वह बहुत ही खुश मिजाज और एक अच्छा गायक भी था। जब वह युवा था तब बहुत शराब पीता था और कभी कभी नशे की हालत में हिंसक भी हो जाता था। मगर अपनी शादी के बाद उसने शराब पीना छोड़ दिया और केवल कभी कभी ही मौज मस्ती करता था। एक बार गर्मी के मौसम में एक्सिनोफ एक नए शहर में एक बड़ा मेला देखने जा रहा था। जब वह अपने परिवार को गुड बाय कर रहा था तभी उसके पत्नी ने कहा, इवान डिमित्रोविच, आज मत जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक बुरा सपना देखा है। एक्सिनोफ उस पर हंसा और बोला, क्या तुम अभी भी डर रही हो कि मैं मेले में मौज मस्ती करने लगूंगा? उसके पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों डर रही हूँ, पर मैंने एक बुरा सपना देखा है कि तुम शहर से घर वापस आने वाले हो और तुम जब अपना हैट उतारते हो तो तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। एक्सिनोफ हंसा और बोला, इसका मतलब मेरी किस्मत अच्छी है। देखो, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी यादगार में कुछ खास चीज़ें लेकर आऊँगा। उसने अपने परिवार को गुड बाय कहा और चल दिया। जब उसने अपनी आधी यात्रा खत्म कर ली तब उसकी मुलाकात एक दूसरे व्यापारी से हुई जिसे वह पहले से ही जानता था। वे दोनों रात गुजारने के लिए एक सराय में रुक गए। उन्होंने साथ साथ चाय पी और पास ही के कमरों में सोने चले गए। एक्सिनोफ बहुत देर तक नहीं सोया। वह सुबह सुबह ठंड में ही निकलने के लिए आधी रात को ही उठ गया। सुबह जल्दी ही उसने अपने कोचवान को जगाया और बग्गी तैयार करने के लिए कहकर उस सराय के मालिक के पास उसका हिसाब चुकता करने के लिए चला गया। फिर अपने रास्ते चल दिया। करीब 26 मील चलने के बाद वह कुछ खाने के लिए एक सराय में रुका। उस समय दोपहर हो रही थी। उसने सामोवार यानी और उसे चाय का ऑर्डर दिया और अपना गिटार निकालकर बजाने लगा। तभी अचानक 3 घुड़सवार उस सराय के सामने आकर रुके। उनमें से एक अधिकारी और 2 सैनिक लग रहे थे। वे सीधे एक्सिनोफ के पास पहुंचे और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? एक्सिनोफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और उनसे पूछा, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? मगर उस अधिकारी ने अपने प्रश्न पूछना जारी रखा। तुमने अपनी पिछली रात कहाँ गुजारी थी? तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ कोई व्यापारी भी था? तुम वहां से इतने जल्दी क्यों चले आए? एक्सिनोफ को आश्चर्य हुआ कि उससे इस तरह के सवाल क्यों पूछे जा रहे थे, मगर उसने सभी सवालों के जवाब दिए और पूछा, आप लोग मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोई चोर या खूनी नहीं हूँ। मैं अपने काम से जा रहा हूँ। मुझसे इस तरह से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तब उस अधिकारी ने सैनिकों को बुलाया और कहा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और इसलिए पूछताछ कर रहा हूँ। तुमने जिस व्यापारी के साथ रात गुजारी थी उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। तुम मुझे अपनी चीजें दिखाओ और मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। वे लोग सराय के अंदर गए और उन्होंने व्यापारी का बक्सा व बैग खोलकर उसकी तलाशी ली। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर ने बैग से एक चाकू निकाला और पूछा, यह चाकू किसका है? एक्सिनोफ ने देखा कि वह चाकू खून से रंगा हुआ है और वह उसी की बैग से निकला है। वह बुरी तरह से डर गया। इस चाकू पर किसका खून लगा है? एक्सिनोफ ने जवाब देने की कोशिश की मगर उसके गले से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मैं 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 नहीं जानता। यह चाकू मेरा नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, आज सुबह वह व्यापारी अपने बिस्तर पर मरा मिला। चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। तुम्हारे सिवाय यह काम किसी ने भी नहीं किया है। वह सराय भीतर से बंद थी और तुम्हारे अलावा उसमें और कोई नहीं था। खून से सना वह चाकू भी तुम्हारे बैग से बरामद हुआ है और तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा जुर्म नजर आ रहा है। मुझे बताओ कि तुमने उसे किस तरह से मारा और उससे तुमने कितनी रकम चुराई? एक्सिनोफ ने कसम खाकर कहा कि उसने यह सब नहीं किया और उस व्यापारी के साथ रात की चाय पीने के बाद उसने उसे नहीं देखा।
ये 8,000 रूबल उसके अपने हैं, मगर यह चाकू उसका नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह एक दोषी व्यक्ति की तरह डर से काँप रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सैनिकों को बुलाया और एक्सिनॉफ को बंदी बनाकर गाड़ी में डाल देने का हुक्म दिया। जब वे एक्सिनॉफ के पैर बांधकर गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे, तब वह बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। उन्होंने एक्सिनॉफ की चीज़ें और पैसे जब्त कर लिए तथा उसे अगले शहर में ले जाकर जेल में डाल दिया। उन लोगों ने एक्सिनॉफ के चाल चलन के बारे में पता लगाने के लिए व्लादिमीर में पूछताछ की थी। वहाँ के सभी व्यापारियों और नागरिकों ने बताया कि जब वह युवा था, तब शराब पीने का आदी था और कभी-कभी हिंसक भी हो जाता था, मगर अब वह एक अच्छा आदमी है। इन सारी जानकारियों के बाद उसे न्याय के लिए ले जाया गया। एक्सिनॉफ को उस व्यापारी की हत्या और उसके 20,000 रूबल लूटने के लिए सजा दी गई। एक्सिनॉफ की बीवी इस घटना पर भौचक्का रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उसके बच्चे अभी छोटे थे और एक बच्चा तो अभी नवजात ही था। उसने उस सभी को अपने साथ लिया और उस शहर की तरफ चली जहां उसके पति को बंदी बनाकर रखा गया था। शुरू में तो उसे मिलने की अनुमति नहीं मिली, पर बाद में वहां के पहरेदारों ने उसे उसके पति से मिलने जाने दिया। जब उसने अपने पति को कैदियों के कपड़ों में जंजीरों से जकड़े खूनियों के साथ देखा, तब वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसे वापस होश में आने में काफी समय लगा। उसने अपने बच्चों को अपने पास बिठा लिया और अपने पति को घरेलू बातें बताने लगी तथा उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसे पूछने लगी। एक्सिनॉफ ने पूरी तरह कहानी बताई। उसके बीवी ने पूछा, अब क्या किया जाए? वह बोला, हमें जार के पास अर्जी भेजनी चाहिए। किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। उसके बीवी ने जवाब दिया, मैं पहले ही जार को अर्जी भेज चुकी हूँ, पर वह अर्जी खारिज कर दी गई है। एक्सिनॉफ कुछ भी नहीं बोला, मगर वह बहुत ही हताश नजर आ रहा था। उसके बीवी ने कहा, तुम्हें मेरा देखा हुआ वह सपना याद है? जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तब उसका कुछ मतलब था। तुम्हारे बाल परेशानियों की वजह से सफ़ेद होने लगे हैं। तुम्हें उस दिन घर पर ही रुक जाना चाहिए था। उसके पत्नी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, क्या तुम अपने पति को सच सच बता सकते हो कि क्या तुमने वह अपराध किया है? एक्सिनॉफ ने कहा, क्या तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है? इसके बाद उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और रोने लगा। तभी एक सैनिक वहां आया और बोला, मुलाकात का समय खत्म हो चुका है। यही वक्त था जब एक्सिनॉफ ने अपनी पत्नी और बच्चों को आखिरी बार गुड बाय कहा था। जब उसकी पत्नी चली गई, तब एक्सिनॉफ ने उसकी बात पर सोचना शुरू किया। जब उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने भी उस पर यकीन नहीं किया, तब उसने खुद से ही पूछा कि क्या उसने वह कत्ल किया है। और फिर उसने खुद को जवाब दिया, सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि सच्चाई क्या है, और सिर्फ उसी से दया मांगी जा सकती है तथा केवल ईश्वर ही है जिससे इसकी उम्मीद है। उसी समय से एक्सिनॉफ ने अर्जियां भेजना बंद कर दी और उम्मीद भी छोड़ दी। अब वह सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करता था। एक्सिनॉफ को कोड़ों की मार और कठोर श्रम की सजा दी गई। उसे कोड़ों से पीटा जाता था और जब उसके घाव भर गए, तब उसे साइबेरिया के लिए देश निकाला दे दिया गया। एक्सिनॉफ 20 सालों तक खदानों में काम करता रहा। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुके थे। उसकी दाढ़ी बढ़कर पतली और भूरी हो चुकी थी। उसका सीधा खड़ा होना खत्म हो चुका था। वह झुक भी गया था और अपना ज़्यादातर समय प्रार्थना में ही गुजारता था। एक्सिनॉफ ने जेल में रहते हुए जूते बनाना सीख लिए थे और उसके कमाए हुए धन से उसने कुछ धार्मिक किताबें खरीदी। जब जेल में रोशनी होती, तब वह उन्हें पढ़ा करता। छुट्टियों में वह जेल के गिरजाघर में जाता और बाइबिल की किताब पढ़ता और उसे सुर में गाता। उसकी आवाज़ अच्छी और तेज थी। जेल के अधिकारी एक्सिनॉफ की विनम्रता की वजह से उसे पसंद करते थे। जेल के उसके साथी बंदी भी उसका आदर करते थे और उसे दादा व ईश्वर का आदमी पुकारते थे। जब कभी वे अर्जी देना चाहते, तब वे एक्सिनॉफ को ही इसे अधिकारियों के पास पहुंचाने के लिए कहते थे। जब कैदियों में आपस में झगड़ा होता, तब वे फैसले के लिए एक्सिनॉफ के पास ही जाते। एक्सिनॉफ के पास उसके घर से एक भी चिट्ठी नहीं आई थी।
उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बच्चे जीवित भी हैं या नहीं। एक बार कुछ नए कैदी जेल में आए। शाम को सभी पुराने कैदी नए आने वाले कैदियों के चारों तरफ बैठ गए और उनसे यह पूछना शुरू किया कि वे किस शहर से या किस गांव से आए हैं और उनका अपराध क्या था। उस समय एक्सेनॉफ भी अपने बेंच पर एक अजनबी के साथ सिर झुकाकर लोगों की बात सुन रहा था। कैदियों में से एक काफी लंबा और तगड़ा था। उसकी उम्र भी तकरीबन 60 वर्ष के आसपास होगी। उसकी दाढ़ी घनी और भूरी थी। वह बता रहा था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया था। उसने कहा, भाइयों, मुझे यहाँ बिना किसी वजह के भेज दिया गया है। मैंने एक स्लेज गाड़ी से घोड़ा ही खोला था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मैं उसे चुरा रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं घोड़ा तेज चलाना चाहता था और इसलिए मैंने घोड़े को चाबुक मारा था तथा इसका मालिक मेरा दोस्त है। उन लोगों ने कहा, नहीं, तुम इसे चुरा रहे थे। मैंने काफ़ी समय पहले कुछ ऐसा काम किया था जिसके लिए मुझे यहाँ पहले ही भेज देना चाहिए था, पर मैं उन्हें उस वक्त मिला ही नहीं। इस बार बिना न्याय किए मुझे यहाँ भेज दिया गया, मगर शिकायत करने से क्या फ़ायदा। मैं पहले भी साइबरिया रह चुका हूँ। वे मुझे यहाँ बहुत देर तक नहीं रोक पाएंगे। कैदियों में से एक ने उसका नाम पूछा। तुम कहाँ से आए हो? मैं व्लादिमीर से आया हूँ। हम वहीं के नागरिक हैं। मेरा नाम मेकर है और मेरे पिता का नाम सिमियान है। एक्सेनॉफ ने अपना सिर ऊपर उठाया और पूछा, मेकर, मुझे बताओ कि क्या तुमने व्लादिमीर शहर में एक्सेनॉफ व्यापारियों के बारे में सुना है? क्या वे जीवित है? वाकई, मैंने उनके बारे में सुना है। वे बहुत धनी हैं, हालांकि उनके पिता साइबेरिया में है। ऐसा लगता है वे भी हम जैसे पापियों में से एक होंगे। अब तुम बताओ दादा, तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया है? एक्सेनॉफ अपनी बदकिस्मती के बारे में नहीं बताना चाहता था। वह शर्माया और बोला, 20 साल पहले मुझे मेरे पापों के लिए कठोर श्रम की सज़ा मिली थी। मेकर ने पूछा, मगर तुम्हारा अपराध क्या था? एक्सेनॉफ ने जवाब दिया, मैं इसी सज़ा के लायक था। उसने पूरा ब्यौरा नहीं बताया, मगर दूसरे कैदियों ने, जो जानते थे कि वह क्यों साइबेरिया भेज दिया गया है, उन्होंने बताया कि किस तरह सड़क पर किसी ने एक व्यापारी की हत्या कर दी और चाकू एक्सेनॉफ के बैग में रख दिया और किस तरह उसे अन्यायपूर्वक दंडित किया गया। जब मेकर ने यह सुना, तब उसने एक्सेनॉफ की तरफ देखा और अपने घुटनों पर हाथ मारकर बोला, अरे, यह तो कमाल हो गया। यह वाकई कमाल है। दादा, तुम तो बूढ़े हो गए। उन लोगों ने उससे पूछना शुरू किया कि इसमें आश्चर्यजनक क्या है और उसने एक्सेनॉफ को कहाँ देखा था, लेकिन मेकर ने कोई जवाब नहीं दिया और दोहराया, कमाल हो गया। कितना आश्चर्यजनक है कि हमारी मुलाकात फिर से यहाँ हो रही है। जैसे ही उसने इन शब्दों को कहा, एक्सेनॉफ को महसूस हुआ कि शायद यह आदमी उस आदमी को ज़रूर जानता होगा जिसने उस व्यापारी का कत्ल किया था। वह बोला, मेकर, क्या तुमने इस अपराध के बारे में पहले भी सुना है या तुमने मुझे पहले भी कहीं देखा है? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। उस समय शहर में भारी भीड़ थी, मगर यह घटना काफ़ी पहले हुई थी। अब मैं भूल भी गया हूँ कि मैंने क्या सुना था। एक्सेनॉफ ने पूछा, शायद तुमने सुना हो कि किसने उस व्यापारी की हत्या की थी। मेकर हंसा और बोला, उसी ने हत्या की होगी जिसके बैग में वह चाकू मिला था। यह तो किसी के लिए भी बिल्कुल नामुमकिन था कि वह तुम्हारे बैग में चाकू रख देता, और यह करते हुए वह पकड़ा भी न जाता। वह चाकू तुम्हारे बैग में कैसे रख सकता था? क्या वह बैग तुम्हारे सिर के बिल्कुल पास नहीं रखी थी? तुम उसकी आवाज़ सुन सकते थे, क्यों? ऐसा नहीं है? जैसे ही एक्सेनॉफ ने इन शब्दों को सुना, वह समझ गया कि यह वही आदमी है जिसने उस व्यापारी की हत्या की थी। वह तुरंत खड़ा हुआ और चला गया। सारी रात वह सो नहीं सका। उसके मन में गहरा दुखद उमड़ पड़ा और उसकी याददाश्त में पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। उसे याद आया कि किस तरह से उसकी पत्नी पिछली बार उसके साथ मेले में गई थी। उसे ऐसा लगा कि वह जिंदा है और उसके बगल में खड़ी है तथा वह उसकी आंखें और चेहरा देख रहा था। उसे उसकी हंसी और उसके शब्द सुनाई पड़ रहे थे। फिर उसकी कल्पना उसे उसके बच्चों के पास ले गई, जहाँ उसका एक बेटा एक छोटे से फर में कोट में था और दूसरा बेटा अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ था।
उसने अपनी खुद की भी कल्पना की जिसमें वह जवान और खुश था। उसे याद आया कि वह किस तरह सराय की सीढ़ियों पर बैठा था और गिटार बजा रहा था। उस समय वह कितना खुश था। उसे वह जगह भी याद आ रही थी जहाँ उन्होंने उसे कोड़े मारे थे। वे कोड़े मारने वाले भी याद आ रहे थे। वह अपनी इस बड़ी हुई उम्र, वे कैदी, जंजीरों और 26 सालों का जेल का जीवन भी याद कर रहा था। यह दुख इतना अधिक था कि एक्सिनॉफ अपना जीवन खत्म ही कर देना चाहता था। एक्सिनॉफ ने स्वयं से कहा, वह सब कुछ वह सब कुछ सिर्फ इस अपराधी की वजह से हुआ था। अब उसे मेकर पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह करीब करीब अपना आपा खो बैठा और बदला लेने की चाहत से पागल सा हो गया। उसने रात भर बार बार प्रार्थना की मगर स्वयं को शांत न कर सका। जब दिन निकला तब वह मेकर के पास से गुजरा और उसकी तरफ देखा भी नहीं। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। एक्सिनॉफ रात भर सो नहीं पाता था। इसे दुख ने उसे इस तरह से जकड़ लिया था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक बार रात को जब वह कहीं जा रहा था तभी उसने अपने सोने वाले पत्थर की बेंच के नीचे कुछ मिट्टी निकली देखी। वह उसे देखने के लिए रुक गया कि तभी अचानक उस बेंच के नीचे से रेंग कर मेकर बाहर निकला और घबरा कर एक्सिनॉफ की तरफ देखने लगा। एक्सिनॉफ उसकी तरफ देखे बिना ही जाने वाला था तभी मेकर ने उसकी बाह पकड़ी और बताने लगा कि किस तरह उसने दीवार के नीचे सुरंग बनाई है, किस तरह वह जूतों से मिट्टी भरकर रोजाना बाहर जाते समय सड़क पर फेंक देता है। वह बोला, बूढ़े आदमी, यदि तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा, मगर यदि तुम मेरे बारे में बता दोगे तब वे मुझे कोड़े से मारेंगे। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। एक्सिनॉफ ने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे बर्बाद कर दिया था और गुस्से से कांपने लगा और अपनी बाहें छुड़ाते हुए बोला, मुझे भागने की जरूरत नहीं है और मेरी हत्या करके तुम मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते। तुमने तो मुझे बहुत पहले ही मार डाला था, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा या न बताऊं, मैं वही करूंगा जो ईश्वर मुझसे कहने के लिए कहेगा। अगले दिन जब वे लोग कैदियों के बाहर काम करने को ले जा रहे थे तभी सैनिकों ने वह जगह देख ली जहाँ मेकर ने गड्ढा खोदा था। उन्होंने छानबीन शुरू कर दी और वह सुरंग भी ढूंढ ली। जेल का मुखिया आया और उसने प्रत्येक कैदी से पूछा, किसने यह सुरंग खोदी है? सभी ने मना कर दिया और जो लोग जानते भी थे उन्होंने मेकर का नाम नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता था कि उसे सैनिक कोड़ों से मारकर अधमरा कर देंगे। तभी जेलर एक्सिनॉफ के पास आया। वह जानता था कि एक्सिनॉफ एक सच्चा आदमी है। वह बोला, ओ बूढ़े आदमी, तुम एक सच्चा आदमी हो। ईश्वर का साक्ष्य मानकर बताओ कि यह किसने किया है। मेकर पास ही खड़ा था। उसने गार्ड की तरफ देखा पर एक्सिनॉफ की तरफ देखने का साहस न कर सका। एक्सिनॉफ के हाथ और होठ कांपे और इससे पहले कि वह कुछ बोलता उसने स्वयं से कहा, क्या मुझे उसे बचाना चाहिए? मगर मुझे उसको क्यों माफ़ करना चाहिए जबकि उसने मुझे बर्बाद कर दिया? मुझे दिए गए कष्टों के लिए उसे सज़ा मिलने दो। मगर क्या मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए? ये लोग उसे कोड़े से ज़रूर मारेंगे, पर इस बात से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ? क्या इससे मुझे कुछ आराम मिल जाएगा? एक बार फिर जेलर ने पूछा, ओ बुजुर्ग आदमी, सच्चाई बताओ, किसने सुरंग खोदी है? एक्सिनॉफ ने मेकर की तरफ देखा और कहा, महोदय, मैं यह आपको नहीं बता सकता। ईश्वर ने मुझे यह बताने की अनुमति नहीं दी है। मैं नहीं बताऊंगा। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, मैं आपके अधीन हूँ। जेलर की सारी कोशिशों के बावजूद एक्सिनॉफ ने कुछ भी नहीं बताया और वे इस बात को नहीं जान सके कि वह सुरंग किसने खोदी थी। आधी रात को जब एक्सिनॉफ अपने पत्थर के बेंच पर सोया था तभी उसे लगा कि कोई आया है। उसके पैरों के पास बैठ गया है। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की और देखा कि वह मेकर था। एक्सिनॉफ ने उससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेकर चुप रहा। एक्सिनॉफ उठकर बैठ गया और बोला, तुम क्या चाहते हो? चले जाओ, नहीं तो मैं गार्ड को बुला दूंगा। मेकर एक्सिनॉफ के ऊपर झुका और फुसफुसाता हुआ बोला, इवान निमित्रोविच, मुझे माफ़ कर दो। एक्सिनॉफ ने पूछा, मैं तुम्हें किस लिए माफ़ कर दूँ?
मैंने उस व्यापारी का कत्ल किया था और मैंने ही वह चाकू तुम्हारे थैले में छिपाया था। मैं तो तुम्हारी भी हत्या करना चाहता था, पर बाहर शोर सुनकर मैंने वह चाकू तुम्हारे थैले में छुपा दिया और खिड़की से बाहर निकल गया। एक्सिनॉफ ने कुछ नहीं कहा और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मेकर उस बेंच से नीचे उतरकर जमीन पर घुटने के बल बैठ गया और कहने लगा, इवान डिमित्रोविच, मुझे माफ़ कर दो। ईश्वर के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना अपराध स्वीकार कर लूँगा कि मैंने ही उस व्यापारी की हत्या की थी और वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। फिर तुम अपने घर जा सकोगे। एक्सिनॉफ ने कहा, तुम्हारे लिए यह कहना आसान है, पर मैं इसे कैसे सह सकूँगा? अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे बच्चे मुझे भूल चुके हैं। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कर वहाँ से उठा नहीं और अपना सिर ज़मीन पर पटकते हुए बोला, इवान डिमित्रोविच, मुझे माफ़ कर दो। जब वे लोग मुझे कोड़े से मारते हैं, तब उसे बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान है, पर तुमसे नज़रें मिला पाना मुझे आसान नहीं लगता। तुमने इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझ पर दया दिखाई और मेरे बारे में उनसे कुछ नहीं कहा। हालांकि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, फिर भी ईश्वर के लिए मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर मेकर सुबकने लगा। जब एक्सिनॉफ ने मेकर को सुबकना सुना, तब उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, ईश्वर तुम्हें माफ़ कर देगा, पर शायद मैं तुमसे 100 गुना अधिक बुरा आदमी रहा होगा। तभी अचानक एक्सिनॉफ को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ और उसने अपने घर का दुख मनाना बंद कर दिया। अब उसके मन में जेल को छोड़कर जाने की इच्छा भी समाप्त हो गई थी और वह अपने अंतिम पलों के बारे में सोचने लगा। मेकर ने एक्सिनॉफ की बात नहीं मानी और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जिस दिन एक्सिनॉफ को जेल से घर जाने का आदेश मिला, उसी दिन उसके प्राण पखेरु उसे छोड़कर चले गए।